तो अपन बोल रहे थे कि पीओसी मतलब अपने पास क्या रहेगा कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट की अपन बात करें तो उसके एटम जितने रिएक्टेंट साइड में रहेंगे उतने ही अपने पास किधर रहेंगे, प्रोडक्ट साइड में भी रहेंगे। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, जिसको अपन रिलेट किया था किससे, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एक तरीके से जो कंजर्वेशन ऑफ एटम्स हैं, जो अपन बोल रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स हैं उतने प्रोडक्ट साइड में, तो उसको अपन मोल से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर मतलब क्या हुआ, एक तरीके से मोल ही हो गया। तो मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मोल्स ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू moles of atom in product site for a particular element। तो जितने मोल अपने पास रिएक्टेंट साइड में रहेंगे एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, उतने ही मोल अपने पास किधर होने चाहिए, रिएक्टेंट साइड भी होने चाहिए, दोनों साइड बराबर मोल होने चाहिए, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एटम्स। इसी को अपन शॉर्ट में बोलते हैं पीओएससी। ठीक है, तो इस चीज को अपन किस तरीके से रिएक्शन में यूज करेंगे, अपने को ये बात करनी है मेनली। तो इसको अपन ऐसे लिख दिए। अब अपने पास जो रिएक्शन था ऊपर, उसी को अपन वापस ले लेते हैं कि अगर अपने पास मान लो कि ये रिएक्शन आ जाए कि H2S है, इसमें अपन रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, HNO3 के साथ। तो अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि NO बन रहा है, सल्फर बन रहा है और साथ में अपने पास H2O बन रहा है। तो एक तरीके से अपन क्या बोल रहे हैं कि जैसे अपन हाइड्रोजन की बात कर ले, तो हाइड्रोजन के जितने मोल्स रिएक्टेंट साइड में रहेंगे उतने ही मोल्स अपने पास किधर रहेंगे, प्रोडक्ट साइड भी रहेंगे। सेम चीज अगर अपन सल्फर के साथ बोले तो पीओएसी ऑन सल्फर, सल्फर के एटम्स को कंजर्व करने का मतलब क्या होगा कि जितने मोल सल्फर के एटम्स के रिएक्टेंट साइड में आएंगे उतने ही मोल अपने पास सल्फर के एटम के प्रोडक्ट साइड में भी आएंगे। अरे रुको तो सही, आगे ऐसे अगर अपन नाइट्रोजन की बात करें तो जितने मोल अपने पास नाइट्रोजन के रिएक्टेंट साइड में रहेंगे उतने ही मोल अपने पास उधर भी रहेंगे, प्रोडक्ट साइड भी। ठीक है, और सेम चीज अपन ऑक्सीजन के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ही डिफरेंट एटम अपने पास, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब जब भी तुमको पीओसी लगाना है तो पहली चीज तो है कि यहाँ पे तुमको रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। कभी भी पीओसी अगर लगाते हो तो रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, तो नो नीड टू बैलेंस रिएक्शन। कर सकते हैं, तो सबसे बढ़िया चीज यहाँ पे है कि तुमको रिएक्शन बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। तो अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, करना चाहे तो कर लो, तो लेकिन क्यों करोगे बिना वजह, इतना टाइम थोड़ी ना रहेगा तुम्हारे पास पेपर में। सर बैलेंस करने से गलत तो नहीं आएगा? क्यों आएगा बैलेंस करने से गलत, मतलब यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर तुम पीओएसी वाला कंसेप्ट लगा रहे हो तो रिएक्शन बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है उसमें। सर ऐसा क्यों, सर बैलेंस करने की जरूरत क्यों नहीं है? हाँ सर, ऐसा क्यों, बैलेंस क्यों? यस सर, बैलेंसिंग जरूरी होती है। तो लिखने तो दो अभी आगे यार, अभी बताएंगे अपन क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो अब तुमको मान लो कि पीओएसी लगाना है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर, तो मैं एक एक करके दिखाता हूँ तुमको कि पीओएसी ऑन हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम के ऊपर मेरे को पीओएसी लगाना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन एटम के जितने मोल रिएक्टेंट साइड में उतने ही मोल किधर होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। तो हाइड्रोजन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अपने को पहले देखो तुमको किस तरीके से देखना है कि हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से मिलेगा तुमको, H2S से मिलेगा और HNO3 से मिलेगा। और प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो कहाँ से मिलेगा, सिर्फ H2O से मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं रिएक्टेंट साइड में देखूं तो यहाँ पे H2S के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into moles of H2S। ये अपने पास क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम H2S, कि H2S से कितने हाइड्रोजन एटम्स के मोल आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा सोर्स अपने पास क्या है, हाइड्रोजन एटम का HNO3। तो HNO3 के एक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करता हूँ तो एक मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन एटम है। तो मैं हाइड्रोजन एटम्स के मोल निकालना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा कि एक मॉलिक्यूल में 1 है तो 1 into मोल्स ऑफ HNO3। तो एक तरीके से मैंने क्या निकाल दिया, टोटल मोल्स निकाल दिए किसके, हाइड्रोजन एटम्स के इन रिएक्टेंट साइट इक्वल टू। अब अगर अपन प्रोडक्ट साइड में बात करें तो प्रोडक्ट साइड में अपने को हाइड्रोजन कहाँ पे बनेगा, H2O में ही जा रहा है। और H2O की अगर अपन बात करें तो अपने पास कितने पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 into मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स।
तो इतने अपने पास हाइड्रोजन एटम्स के मोल आएंगे प्रोडक्ट साइड में, जो कि सारे H2O में चले जा रहे हैं, और इतने अपने पास रिएक्टेंट साइड में आएंगे, और दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, क्योंकि एटम्स का नंबर कंजर्व रहेगा। ये समझ में आएगा किस तरीके से मैंने बैलेंस किया है? जी सर। यस सर। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन Yes, sir. एटम। इसी तरीके से सल्फर का बैलेंस करके बताओ मेरे को, नाइट्रोजन का बैलेंस करके बताओ, और ऑक्सीजन का बैलेंस करके बताओ, और तुमको खुद से लिखना है ये चीज। नेक्स्ट तुमको लगाना है क्या, POSC ऑन सल्फर एटम। तो तुमको सबसे पहला काम तो वही रहेगा कि रिएक्टेंट साइड में सल्फर किस मॉलिक्यूल से मिल रहा है, प्रोडक्ट साइड में किस मॉलिक्यूल से मिल रहा है। तो सबसे पहले तो वो अंडरलाइन कर लिया करो। तो यहाँ पे सल्फर अपने को मिलेगा कहाँ पे, H2S में, HNO3 में तो नहीं है। और यहाँ पे सल्फर क्या है, एक तरीके से एलिमेंटल फॉर्म में। एलिमेंटल फॉर्म क्या, एटॉमिक फॉर्म में ही है, सल्फर डायरेक्ट एटम है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि अपने पास जो H2S है, तो H2S में अगर अपन देखें तो एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर है, तो 1 into मोल्स ऑफ H2S Yes. इक्वल टू HNO3 में तो कोई सल्फर नहीं मिलेगा, तो अपन प्रोडक्ट साइड में आएंगे तो सल्फर ही आ जाएगा अपने पास। तो 1 into मोल्स ऑफ सल्फर। इसी तरीके से मान लो कि तुमको POC लगाना है किस पे, नाइट्रोजन पे, तो POSC ऑन नाइट्रोजन एटम। तो सेम चीज देखना है वापस कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ है तुम्हारे पास। तो इसमें अगर तुम देखोगे तो नाइट्रोजन तुमको एक तो HNO3 में मिलेगा, रिएक्टेंट साइड में अगर देखोगे तो H2S में तो नाइट्रोजन नहीं है, और प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो सिर्फ NO में ही तुमको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। तो नाइट्रोजन एटम्स के मोल अपने को कंजर्व करना है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन है, तो 1 into मोल्स ऑफ HNO3। NO की अगर अपन बात करें 1 into मोल्स ऑफ NO, ये अपने पास क्या होगा, दोनों तरफ नाइट्रोजन एटम्स के मोल बराबर हो जाएंगे। लास्ट अपने पास बच गया कौन सा आइटम, ऑक्सीजन। तो POSC ऑन ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन एटम अपने को कहाँ कहाँ मिल रहा है, देखो ऑक्सीजन अपने को रिएक्टेंट साइड में तो सिर्फ HNO3 में मिलेगा, लेकिन प्रोडक्ट साइड में अपने को NO में भी मिलेगा NO और और H2O में भी मिलेगा। तो बैलेंस करते हैं अपन वापस ऑक्सीजन एटम्स को, मोल को। तो यहाँ पे अगर देखोगे HNO3 के एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन है, तो 3 into मोल्स ऑफ HNO3, ये अपने पास टोटल मोल्स आ जाएंगे किसके, ऑक्सीजन एटम्स के इन अ रिएक्टेंट साइट, इक्वल टू प्रोडक्ट साइड में अगर अपन देखें तो अपने पास NO है और H2O है, तो 1 into अपन क्या लिखेंगे, 1 into मोल्स ऑफ moles of NO NO plus 1 प्लस into moles of H2. H2O में अगर देखोगे तो एक मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन है, तो 1 into मोल्स ऑफ H2O। तो ऑक्सीजन एटम्स के मोल प्रोडक्ट साइड दोनों बराबर कर दिए अपन ने। तो देखो यहाँ पे तुमको क्या हुआ, किसी किसी के मोल्स गिवन होंगे, दूसरे के तुमको निकालने पड़ेंगे। जैसे अगर मान लो कि तुमको दे दिया जाए HNO3 के मोल, तो HNO3 के मोल अगर अपने को गिवन है तो NO के अपन निकाल सकते हैं। POI से अपन नाइट्रोजन के ऊपर लगाए तो साफ दिख रहा है कि दोनों के मोल क्या है, बराबर है। इसी तरीके से तुमको H2S के दे दिया जाए तो तुम वापस क्या कर सकते हो, सल्फर के भी निकाल सकते हो कि दोनों के बराबर है, मतलब रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसी तरीके से तुमको पहली वाली रिएक्शन में अगर देखोगे तो अगर तुमको H2S के भी मोल पता है कि कितना स्टाइकियोमेट्रिक कितना मोल लिया है इसका और इसका कितना लिया है, तो तुम NO के भी निकाल सकते हो, H2O के निकाल सकते हो। तो ये तो तुमको तरीका था कि किस तरीके से तुमको POC लगाने हैं। क्वेश्चन अपन करेंगे तो और चीजें तुमको क्लियर होगी कि किस तरीके से अपने को क्वेश्चन में इसको यूज करके अपन सोल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन में दे भी देता हूँ साथ में, फिर इसकी कुछ कुछ कंडीशंस होती है जिनको मैं लिखवा दूंगा, फिर अपन आगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसी के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन अपन एकदम आसान सा ले रहे हैं कि 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑन combustion with excess O2 give calcium oxide, then calculate mass of calcium oxide produced या formed। तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा उसका मास तुमको निकालना है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ पे तुमको रिएक्शन डायरेक्ट लिखना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ के,
तो रिएक्शन तुमको समझ में आना चाहिए कि कैल्शियम का रिएक्शन करा रहा है किसके साथ, O2 के साथ। अपने पास क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो रिएक्शन में लिख सकता हूँ कि कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गैस O2, तो यहाँ से अपने पास क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। अब अपने को ये क्वेश्चन सोल्व करना है पीओएसी लगा के। स्टाइकियोमेट्रिक से तो कर ही सकते हो तुम, तो मैं तुमको दोनों लगा के दिखाऊंगा कि मतलब किस तरीके से अपने को करना है। तो अगर अपन बात करें कि अपने पास स्टाइकियोमेट्री अगर अपने को लगाना तो रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो कैल्शियम अपने पास 2 हो गया, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रिएक्शन क्या होगी अपने पास, बैलेंस्ड होगी। T इक्वल टू 0 पे अपने पास कैल्शियम का 1 ग्राम दिया है, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, 1/40, दैट इज मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये अपने पास मोल आ गए कितने, 1/40 मोल। तो अपने से क्या पूछा गया था, कैल्शियम ऑक्साइड के कितना मास बनेगा ये पूछा गया है। तो पहले मोल निकालेंगे, फिर मोल से अपन मास निकालते थे। तो ये तो अपने पास एक्सेस में लिया हुआ है, तो ये तो जितना चाहिए था उससे ज्यादा ले रखा है, तो एक तरीके से कैल्शियम ही अपने पास क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। वो तो एक्सेस रिएजेंट हो गया, तो उसकी तो बात ही नहीं है अभी। तो अब अगर अपन इसकी बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड का अपन देख सकते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कि इसके 2 मोल के साथ इसका 2 मोल बन रहा है। जब कैल्शियम का 2 मोल ब्रेक करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड का 2 मोल बनेगा, मतलब इक्वल मोल बन रहा है। तो जब इसका 1/40 मोल है तो इसका भी कितना आएगा, 1/40 मोल ही अपने पास कैल्शियम ऑक्साइड का बनेगा। ठीक बात, ये तो अपन ने सीखा था किसके अकॉर्डिंग, स्टाइकियोमेट्री के हिसाब से। तो अपने पास वेट निकालना था, तो वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। तो 1/40 इंटू इसका मोलर मास अपने पास कितना होता है, 56। तो आ जाएगा अपने पास 1.4 1.4 ग्राम। ग्राम। 1.4 ग्राम। अब अपन लगाना चाह रहे हैं, देखो क्या, पीओएससी। तो जैसे मैंने बोला कि रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो अपने पास रिएक्शन लिख लो। उसने बोला है कैल्शियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो अपने पास क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। अब तुमको देखो कैल्शियम का अमाउंट गिवन है कितना, 1, इसके मोलर मास से डिवाइड किया तो 40, तो अपने पास क्या आ जाएगा, मोल। मोल तो निकालना पड़ेगा यहाँ पे भी, क्योंकि तो अपन बोलते आ रहे हैं कि कोई भी कैलकुलेशन होगा तो मोल में होगा। तो 1/40 कैल्शियम के मोल आ गए। अब अपने को क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड के एक तरीके से मोल निकालने, फिर वहां से मैं क्या निकालूंगा, मास निकालूंगा। तो अब तुमको ये सोचना पड़ेगा कि मैं कौन से एटम को कंजर्व करूं। तो यहाँ तो तुमको साफ दिखना चाहिए कि कैल्शियम के ही तो मोल गिवन है अपने को सिर्फ, तो कैल्शियम के मोल कंजर्व कर दो। तो रिएक्टेंट साइड में जितने कैल्शियम के मोल रहेंगे उतने ही कैल्शियम के मोल अपने पास प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, पीओएसी लगाएंगे किसके ऊपर, कैल्शियम के ऊपर, पीओएसी ऑन कैल्शियम एटम। तो इधर तो डायरेक्ट एटॉमिक फॉर्म में ही है कैल्शियम, तो अपन क्या लिखेंगे, 1 इंटू मोल्स ऑफ कैल्शियम इक्वल टू, इधर अपने पास कैल्शियम किस में मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में ही मिलेगा, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है। और वहां पे देखोगे तो पर मॉलिक्यूल अपने पास कितना है, 1 ही कैल्शियम है, तो 1 इंटू क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 इंटू मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ से मेरे को समझ में आ रहा है कि जितने कैल्शियम के मोल रहेंगे उतने ही कैल्शियम ऑक्साइड के भी मोल रहेंगे। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड भी अपने पास कितने रहेंगे, 1/40 मोल। तो 1/40 मोल आ गया, तो यहाँ से मास निकालोगे तो वापस वही आ जाएगा अपने पास 1.4 ग्राम। समझ में आ गए? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ तुमको, उसको सोल्व करो फिर। तो पहला काम तुम्हारा ये होता है कि कौन से एटम को कंजर्व करना है वो सोचने का। तो 1.225 ग्राम ऑफ KClO3 ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ऑन ये वाले में लेकिन स्ट्रॉन्ग O2 तो बैलेंस नहीं हीटिंग क्या हुआ, तो प्रोड्यूस उसमें देन ऑक्सीजन बैलेंस, कैलकुलेट, नहीं आवाज आ रही तुम्हारा, मैं कह रहा हूँ उसमें ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है ना पीओएसी में, ही तो बोला मैंने, क्या बोला है, अगर सर बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं, चाहे वो अनबैलेंस हो। देन कैलकुलेट, क्या चीज, अगर अनबैलेंस होगी तब भी बैलेंस नहीं करना सर। बैलेंस होगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफ O2, देखो ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग reduce O2 then calculate volume of O2
8 STP। तो ये अपने पास बोला है कि अपने पास क्या है, KClO3 है, उसका अपन ने इतना मास ले रखा है, उसको अपन हीट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये रिएक्शन अपने पास हो गया KClO3, इसको हीट करने पे अपने पास क्या बनता है, KCl+O2। ये रिएक्शन तुमको ध्यान रखना है, ये रिएक्शन मतलब पी ब्लॉक जब अपन पढ़ेंगे तब आती रहती है, तो ये तुमको पता होना चाहिए ऐसा कुछ रिएक्शन हो रहा है अपने पास। तो KClO3 को अपन ने हीट किया तो KCl+O2 बन रहा है। ये रिएक्शन याद भी कर लेना, ज्यादा सही रहेगा। अब तुमको पहला काम तो वही है कि किस एटम के ऊपर अपने को POAC लगाना है। तो इसका अपने को मास गिवन है तो मैं इसके मोल निकाल सकता हूँ। अपने से O2 का वॉल्यूम पूछा है तो O2 के अपने को क्या निकालना है, मोल निकालना है एक तरीके से। तो O2 में तो ऑक्सीजन एटम ही है सिर्फ, तो यहाँ से तुमको समझ में आना चाहिए कि मैं POAC किस पे लगाऊंगा, ऑक्सीजन एटम पे लगाऊंगा। समझ में आ गए? यस सर। तो ऑक्सीजन एटम पे POAC लगाओ और जल्दी से आंसर निकालो। O2 के मोल कितने आ रहे हैं मेरे को तो मोल बता दो तुम निकाल के, वॉल्यूम तो निकालते रहना। इक्वेशन बनाओ पहले तो POAC के लिए कि किस तरीके का इक्वेशन बनेगा। तो POAC ऑन ऑक्सीजन एटम अपने को यहाँ पे लगाना है। जल्दी से आंसर निकालो। 1/100 1/100 नहीं है सर 0.32 ग्राम, 0.32 सर ग्राम, 3/200 0.32 ग्राम। 0.32 ग्राम नहीं, जब मास थोड़ी निकालना है, वॉल्यूम निकालना है ना इसका। मोल आ रहा 0.0075। सर 3.6 सर लीटर। वो अब मोल मोल आ रहा है। 3/200 सर अच्छा तो मैं POAC के लिए इक्वेशन क्या बनाया कि अपने पास क्या है, देखो Sir, 2 KClO3 की into अगर अपन बात volume, करो, so 2 into volume upon 22.4 is equals to 3 into n number of moles of KClO3. ठीक है, यस सर यही लेना सर। कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा फिर। तो देखो अपन बात करें KClO3 की, तो अपन POAC लगाना है ऑक्सीजन एटम के सर ऊपर। 0.336 आ रहा है। अब मैं बता रहा हूँ सर 0.224 नहीं। अब देखो अपने पास KClO3 की बात हो रही है, तो देखो अपने पास क्या है कि PO, अब देखो तुमको कैसे सोचना था कि किस एटम के ऊपर POAC लगाना है, खुद से सोचना पड़ेगा। इसमें एक स्टेप ये होता है। तो स्ट्राइकोमेट्री में ये रहता था कि इनमें तुमको ये सब चीजें नहीं सोचनी पड़ती थी, किस पे POAC लगाना है किस पे नहीं लगाना है। वहां पे जिस मॉलिक्यूल की बात हो रही है वो डायरेक्ट तुम निकाल दो। तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि O2 का अपने को मोल निकालना है, तो O2 मतलब अपने पास क्या हो गया, ऑक्सीजन एटम हो गया, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन एटम है। और KClO3 का अपने को अमाउंट गिवन है, तो वहां पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, ऑक्सीजन एटम को मोल निकाल सकता हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन एटम यहाँ पे अपने पास क्या है, सिर्फ KClO3 में ही प्रेजेंट है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि अपने पास एक मॉलिक्यूल में क्या है, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 into मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल टू, इधर अपने पास ऑक्सीजन किधर है, प्रोडक्ट साइड में, सिर्फ O2 में ही है, तो 2 into मोल्स ऑफ O2, ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब अपने को क्या है, KClO3 का मोल निकालने के लिए मास गिवन है, तो 3 into मोल अपन क्या निकालते, गिवन मास, दैट इज 1.225 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास इसका कितना होता है, 122.5 इक्वल टू 2 into मोल्स ऑफ O2। तो यहाँ से अगर सोल्व करोगे तो मोल्स ऑफ O2 तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 0.015 मोल। 3/200 ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा, तो उसको 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.015 बन जाएगा वो। तो ऑक्सीजन गैस के मोल आ गए। वॉल्यूम अपने से पूछा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP, तो मोल को अपन क्या करेंगे, 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.015 मल्टीप्लाई बाय 0.336 सर मैं यही बताया था। यस सर यही था। 0.336 लीटर। 0.33 समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? सर यही से बोला था। चलो बहुत बढ़िया, हाँ आ रहा ना तुमको समझ में, वो मैटर करता है। तो इस तरीके तुमको POAC लगाना है। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या है कि अपने पास कंसेप्ट तो स्टाइकोमेट्रिक भी है, जो सबसे आसान पड़ता है। POAC में तुमको, जैसे मैंने बोला कि तुमको सोचना पड़ेगा कि किस एटम के ऊपर मैं POAC लगाऊं, लेकिन तुमको ध्यान हो तो मैंने
कल भी बोला था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जहां पे तुम सिर्फ पीओएससी से उसको सोल्व कर सकते हो। तो मैं कुछ नोट लिखा रहा हूँ, उसके बाद अपन उस टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे कि पीओएससी, ये तो वैसे ही है, वैसे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इज हेल्पफुल for solving those reactions या those problems in which either balancing of reaction is difficult or impossible to Impossible. balance। सर इम्पॉसिबल। सर एक ऐसा एग्जांपल दे दीजिएगा जिसमें मतलब पीओएसी ही लग सके, जिसमें स्टोकियोमेट्री ना लगे। वही तो करेंगे, इसीलिए तो अपन पढ़ रहे टॉपिक। इम्पॉसिबल मतलब तुमको इतना इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है उस पर्टिकुलर चीज के लिए कि तुम उसको पूरा बैलेंस कर पाओ। अभी अपन एक एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल होता है किसी भी चीज को बैलेंस करना, मतलब इंफॉर्मेशन ही तुमको पूरा प्रोवाइड नहीं किया गया है, तब तो फिर पूरा बैलेंस नहीं कर पाओगे ना उसको। तो ऐसा कुछ होगा, अपन करेंगे ऐसे एग्जांपल के लिए ही अपन स्पेशली पीओसी को यूज करते हैं, बाकी जगह अपन हर जगह स्टोइकियोमेट्री लगाते हैं। तो ये था अपने पास। सेकंड पॉइंट एक और चीज है अपने पास यहाँ पे, तो ये भी ध्यान रखना है कि कंसेप्ट ऑफ पीओसी उसी में आएगा ये भी। कंसेप्ट ऑफ पीओएससी is applicable on that atom which is completely consumed during reaction। जो कंप्लीटली कंज्यूम होगा उसी के ऊपर अपन पीओएससी लगाएंगे। तो कंप्लीटली कंज्यूम होगा तभी तो अपन कंजर्व कर सकते हैं, अगर कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ है तो उसको अपन कंजर्व कैसे कर पाएंगे। तो अभी कंप्लीटली कंज्यूम कौन सा हुआ है कौन सा नहीं हुआ है उसके बारे में तुमको क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा, या फिर क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होगा कि ये वाला आइटम तुमको क्या करना है, कंजर्व करना है। मोस्ट ऑफ द केस में तुमको डायरेक्ट दे दिया जाता है कि जैसे लिथियम को कंजर्व कर दो, कार्बन को कंजर्व कर दो, वो ब्रैकेट में लिख के तुमको दे देगा। तो एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ, उससे तुमको समझ में आएगा कि देखो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास कि कहाँ गया, हाँ 27.6 ग्राम K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट treated with a series of reagents, मतलब काफी सारे रिएजेंट के साथ इसको अलग अलग ट्रीट करवाया गया है टू गिव K2Zn3Fe cyanide 6 ये ब्रैकेट, then find weight of K2Zn3Fe cyanide 6 मतलब कंपाउंड बन रहा है, इसका वेट तुमको निकालना है प्रोड्यूस्ड। अब देखो इसने हमको डायरेक्ट बोल दिया कि ये जो अपने पास K2CO3 था, इस K2CO3 का क्या किया होगा, काफी सारे रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया होगा। जैसे अगर मैं एक यहाँ पे बोलूँ तो तुमको यहाँ पे देख रहा होगा कि जिंक आया है कहीं से, तो जिंक का कोई कंपाउंड यूज किया होगा, जैसे मान लो कि ZnCl2 यूज कर लिया गया होगा, तो यहाँ पे कुछ रिएजेंट बना, कुछ प्रोडक्ट बना होगा, फिर उस प्रोडक्ट को किसी और रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया गया होगा, फिर उसको किसी और के साथ रिएक्ट कराया गया होगा। तो ऐसे काफी सारे रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराने के बाद अपने पास एक कंपाउंड मिल रहा है फाइनली, कौन सा, K2Zn3Fe cyanide 6। ठीक है, अब तुम इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकोगे अगर इतनी इन्फॉर्मेशन तुमको गिवन है तो। कुछ पता ही नहीं इसमें, तो अपने भी बोला कि इससे डायरेक्ट ये बन गया, बस एक तरीके से बोला जा रहा है क्वेश्चन में। अभी समझ में आएगा इम्पॉसिबल जो अपन लिख रहे थे उसका क्या मतलब था। यस सर। मतलब इन्फॉर्मेशन तुमको नहीं गिवन होगी, पता ही नहीं है। हाँ
बीच के स्टेप्स पता नहीं है, मतलब बैलेंस तो हो नहीं सकती। हाँ, वही वही उस इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में तुमको पीओएसी लगेगी, क्योंकि स्टाइकियोमेट्री तुम लगा नहीं सकते, क्योंकि बैलेंस ही नहीं कर पाओगे जब रिएक्शन के बारे में उसने पूरा इन्फॉर्मेशन तुमको नहीं दिया है। तो मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ कि अपने को एक तरीके से क्या गिवन है कि जो K2CO3 है, ये K2CO3 एक तरीके से काफी सारी रिएक्शंस के बाद कन्वर्ट हो गया किसमें, क्या था अपने पास कॉम्प्लेक्स K2ZN हाँ कोई बता दो। K2ZN3 Fe cyanide 6 Fe cyanide whole 6 ये ठीक है so ZN क्या चाहिए K2ZN3 हाँ। तो अपने को एक कंपाउंड बना लिया। अब अपने को बोला गया कि अपने पास क्या है, K2CO3 का कुछ मास था जो कि अपने को गिवन है 0.2 मोल बनेगा। 27.6। हाँ अभी निकालेंगे, रुक जाओ। तो इसका अपने पास 27.6 मास है, तो 27.6 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मोलर मास का कितना होता है 138। इतने मोल आ गए अपने पास किसके, K2CO3 के। अब यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा कि इस एटम को अपन कंजर्व करें। तो यहाँ पे तुमको जनरली गिवन होगा कि कार्बन को अपने को क्या करना है, कंजर्व करना है। तो कार्बन एटम को अपन कंजर्व कर देंगे। तो यहाँ पे कार्बन एटम अपने पास क्या है कि K2CO3 के एक मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन है, तो अपन पीओएससी किसके ऊपर लगाएंगे, कार्बन के ऊपर ही लगाएंगे, क्योंकि अपने को बोला जाएगा पीओएससी ऑन कार्बन एटम। तो अपने पास इधर क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या था K2CO3। क्या तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है सही से, केजी में से ग्राम में नहीं करेंगे क्या ये केजी में से ग्राम में नहीं पोटेशियम पे करेंगे नहीं लगा सकते। किसके ऊपर, 27.6 जो दिया हुआ ये केजी में दिया हुआ इसको ग्राम में नहीं कन्वर्ट कर सकते। केजी में दिया था क्या, यस सर केजी नहीं में सर, ग्राम है। ग्राम लिखा है, वो बोल दिया हुआ ग्राम है, में तो दिया है। ग्राम में है। ग्राम में ही है। हाँ 27.6 डिवाइडेड बाय 138 अपने पास ये मोल हो गए। रुको रुको उस पर भी बात करेंगे अपन, रुक जाओ। अभी तुम ये मान के चलो कि क्वेश्चन में तुमको गिवन था कि कार्बन के ऊपर पीओएसी लगाना है। अभी मैं आऊंगा, अगर नहीं बोला गया होता तो अपन क्या करते, इस पर भी मैं आने वाला हूँ। तो अपने पास ये हो गया कि कार्बन के ऊपर पीओएसी अपने को लगाना है, ऐसे क्वेश्चन में तुमको बोला गया है। तो अपन क्या करेंगे, K2CO3 अपने पास स्टार्टिंग रिएजेंट था, तो इसमें अपने पास कार्बन देखोगे तो एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है, तो कार्बन के मोल कितने हो जाएंगे 1 into मोल्स ऑफ K2CO3 इक्वल टू, इधर देखोगे तो कार्बन अपने पास ये रहा, और इसके एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है 6, तो 6 into मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड को मैं ए से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ ताकि अपने को बार बार लिखना ना पड़े। तो अपन ने क्या किया कि जो ये कंपाउंड है इसमें अपने पास क्या है, पर मॉलिक्यूल 6 कार्बन है, तो 6 into मोल्स ऑफ ए। तो अपने को ये निकालना है कि ए के मोल निकाल लेंगे तो वहां से उसका मास भी आ जाएगा। मोलर मास अपने को निकालना पड़ेगा सब एटम्स के मास को ऐड करके। 2 पोटेशियम है, 3 जिंक है, 1 आयरन है, 1 कार्बन है, और सॉरी 6 कार्बन है और 6 नाइट्रोजन है। तो अपने पास देखो क्या जाए कि 1 into इसके मोल अपने पास कितना आता है 27.6 डिवाइडेड बाय 138 इक्वल टू 6 into मोल ऑफ ए। तो मोल्स ऑफ ए तुम निकाल लेना यहाँ से, कितना आ रहा है, किसी ने निकाला क्या? 72 मोल। नहीं इसका तो 360 इतना भी नहीं अरे आएगा। सर मैं उसका बता रहा हूँ, अपना ऑक्सीजन का। देखा इसका गिवन वेट अपन को निकालना है, और इसका जो सर- मोलर मास होता है वो 9697 होगा। सन 1/30 आएगा सर। सर 360 यस होगा। 1/30 आएगा सर मूल 130 1/30 से ही निकाला है क्या? यस सर ये देखो आएगा। n इक्वल टू कितना हाँ जाएगा सर, यही है। 1/30। यस सर 1/30 मोल आ रहा है। 1/30 है। तो 1/30 मोल अपने पास आ गए, ठीक है। तो अपने को वेट पूछा गया था, तो वेट इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए। तो उसका अगर तुम सब एटम्स के मोलर मास को ऐड करोगे तो अपने पास आ जाएगा 697 इक्वल टू 1/30। 30 नहीं आएगा यार, 60 आएगा। हाँ 30 आएगा, सही निकाले हो। तो ये अपने पास आ जाएगा, देखो क्या कि वेट ऑफ ए इक्वल टू कितना आ रहा है, किसी का आया क्या? ये हो जाएगा अपने पास 9697 डिवाइडेड बाय 30 ग्राम। तो ये अपने पास 22 या 23.2 23.2 यही आया। हाँ 23 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 2 हाँ जो भी है, इतना आ जाएगा वेट। समझ में आया क्या ये? यस
यस सर। हाँ, तो अब कुछ लोगों का जो था वो डाउट आना वो बेसिक बात है कि अपन कार्बन के अलावा किसी और को क्यों नहीं कर सकते, पोटेशियम को क्यों नहीं कर सकते, ऑक्सीजन तो यहाँ पे बचा ही नहीं। सर के को क्यों नहीं कर तो ऑक्सीजन तो बीच में मतलब कहीं ना कहीं चला गया होगा। अब देखो अपने पास हो क्या रहा है यहाँ पे, कार्बन क्यों किया इसमें हम लोग? हाँ देखो यहाँ पे ये एक अगर तुम देखोगे तो अपन ने एक ये स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ कंपाउंड दिखाया, मतलब कुछ पार्ट जो है स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाया। तो पहली बात तो जो कंपाउंड अपने पास स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा ना, मतलब जो पार्ट, उसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। एक तरीके से वो आयन रहेगा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा आयन है जो जनरली डिसोसिएट नहीं होता है अगर तुम उसको किसी सॉल्वेंट में डाल रहे हो, या अपन नॉर्मली बोले कि अपन इसको पानी में डाल रहे हैं। जैसे अपन एक सिंपल वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने पास क्या है कि K4Fe साइनाइड 6। तो जो ये इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपाउंड होते हैं ना, मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इन कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये तुम्हारे पास 12th में एक चैप्टर आएगा। सर के को लिया तो आंसर बदल जा रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अरे अभी बात तो कर लेंगे यार मेरे को पूरा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो जब भी तुमको ऐसा स्क्वायर वाला ब्रैकेट दिखेगा ना, तो इस कंपाउंड का अपन नाम देते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक तरीके से जनरली आयोनिक कंपाउंड होता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दोनों टाइप के होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आयोनिक भी और न्यूट्रल भी। तो अगर इसमें तुम देखोगे तो अपने पास पोटेशियम क्या है, ये ग्रुप 1 का मेटल है। ग्रुप 1 के मेटल्स पे जनरली क्या होता है, +1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे पोटेशियम पे K+ है, तो अपने पास 4 पोटेशियम आ गया, तो 4 K+ होगा। तो पॉजिटिव चार्ज अपने पास बाहर की तरफ क्या हो गया, +4। तो ये जो अपने पास स्क्वायर ब्रैकेट में जो ये पार्ट है ना पूरा, इसके ऊपर -4 चार्ज आएगा। Fe साइनाइड 6 -4। अब देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला आयन जो अपने पास एक कॉम्प्लेक्स आयन है। कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब ये होता है कि अगर तुम उस आयन को पानी में अगर डिसोल्व कराते हो, किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व कराते हो, तो ये जो अंदर की तरफ अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर भी क्या है, Fe जो है +2O है, और जो साइनाइड है वो अपने पास माइनस है। मतलब एक Fe+2 आयन है और 6 अपने पास साइनाइड माइनस आयन है, ये अपने पास कंबाइंड हो गए, ये अपने पास बॉन्ड बना लेते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो जो ये अपने पास इनके आपस में बॉन्डिंग से जो एक आयन बन रहा है बड़ा सा, इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। और कॉम्प्लेक्स आयन का प्रॉपर्टी ये होता है कि उसको तुम पानी में डालोगे तो ब्रेक नहीं होगा, वो वैसे के वैसे रहेगा। मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन ऐसे होता है, ठीक है। अब अपने पास मान लो कि एक बार ये कॉम्प्लेक्स बन गया, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाने के बाद अपने पास ये पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर जो एटम्स है वो कहीं नहीं गए होंगे, हमेशा वहीं रहे होंगे। लेकिन पोटेशियम तो बाहर की तरफ है, तो ये तो किसी और दूसरे रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके दूसरा भी प्रोडक्ट बना सकता है, जिस प्रोडक्ट की अपन बात कर रहे हैं उसके अलावा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ में आएगा तुमको, कि जैसे अपन ने बोला कि अपने पास एक सीरीज ऑफ रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अपन ने बोल रहा था मैं जैसे स्टार्टिंग में कि K2CO3 है, तो उसने किसी, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि ZnCl2 के साथ रिएक्शन किया होगा तो कुछ A बना होगा, तभी जिंक इंट्रोड्यूस हुआ वहां पे। फिर किसी और रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया होगा तो B बना होगा, फिर किसी और के साथ किया होगा तो C बना होगा, फाइनली ऐसे करते करते तुम्हारे पास जिस कॉम्प्लेक्स की अपन बात कर रहे हैं A कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो अपने पास बन जा रहा है। तो ये हो सकता है ना कि अगर मान लो कि अपने पास कॉम्प्लेक्स जब बन जाएगा, मान लो कि B पे अपने पास कॉम्प्लेक्स बन गया, तो कार्बन तो कॉम्प्लेक्स के अंदर चला गया, तो वो कॉम्प्लेक्स तुमको हर जगह वैसे कैसे दिखेगा, क्योंकि एक बार अगर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो फिर वो ब्रेक नहीं होगा। लेकिन पोटेशियम तो बाहर की तरफ है, तो पोटेशियम हो सकता है कि किसी और के साथ रिएक्ट करके आगे आप कुछ और प्रोडक्ट बना लिया हो। जैसे ऑक्सीजन तो पूरा गायब हो गया, अपन यहाँ पे देखा कि K2CO3 में जो है ऑक्सीजन अपने पास क्या हो जा रहा है, पूरा गायब हो जा रहा है, फाइनल प्रोडक्ट में अपने पास ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा है। तो ये ऑक्सीजन क्या होगा, POC इस पे लगाओ। हाँ तो यही तो मैंने बोला स्टार्टिंग में, बोला जाएगा वहां पे तुमको POC किस पे लगाना है। तो ये पता कैसे चलेगा तुमको कि कौन सा आइटम कंजर्व रहा है, कौन सा नहीं रहा है। हाँ, तो ऑक्सीजन अपने पास जैसे गायब हो गया, वैसे भी हो सकता है कि पोटेशियम पूरा नहीं जाके आधा चला गया हो, ये तो हो सकता है ना। तो मैं एक और चीज यहाँ पे बोलना चाह रहा था कि अगर तुमको नहीं बोला जाए कि किस एटम को कंजर्व करना है, तो तुमको तब क्या करना है, जो कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर एटम है ना उसको कंजर्व करना है, अगर कुछ भी नहीं बोला गया है तो। इसमें Fe को भी, क्योंकि
क्योंकि ज्यादा चांस इस बात के हैं कि जो कॉम्प्लेक्स वाला आयन है उसके अंदर जो एटम फंसा हुआ है वो कंजर्व रह सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है बजाय इसके कि बाहर की तरफ जो आयन है। अब किसी ने बोला कि Fe को भी कर सकते हैं क्या, तो भाई ये तो देखना पड़ेगा ना, स्टार्टिंग में अपन स्टार्ट किससे किया था, K2CO3 से। तो इसमें अपने पास पोटेशियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो इन्हीं तीनों में से किसी एक को कंजर्व करोगे ना। तो इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे जो एटम था कार्बन था, यहाँ पे भी सेम एटम मिल रहा है कार्बन, उसके अलावा कोई दूसरा एटम मिलेगा नहीं। पोटेशियम मिलेगा तो पोटेशियम तो बाहर की तरफ है, तो वो तो मैंने बोला कि बाहर वाले से अच्छा है कि अपन अंदर वाले को ले। तो अगर कुछ नहीं बोला गया कि कौन से एटम को कंजर्व करना है, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस हो गया तो तब तुमको क्या करना है, जो एटम कॉम्प्लेक्स के अंदर रहेगा, कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर रहेगा, कॉम्प्लेक्स आयन मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा, उस एटम को तुमको कंजर्व करना है। तो बाकी तुमको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये 100% है, क्योंकि देना चाहिए तो दे देता है, क्योंकि अपन ऐसे बता ही नहीं सकते कि कौन सा कंजर्व रहा होगा। सर समझ में आया क्या? सर अगर कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर 2 एटम आ गए तो फिर उसको मेंशन करना पड़ेगा, वही तो बात आ गई ना वापस। ऐसे कैसे बता देंगे अपन, जब तक अपने को पूरा रिएक्शन नहीं दिया जाएगा तब तक। ओके सर। तब वो देगा लिख के, तो इसलिए मैं बोला स्टार्टिंग में लिख के देगा तुमको कि कौन सा आइटम तुमको कंजर्व करवाना है। समझ में आएगा ये? यस सर। चलो, तो ये हो गया अपने पास। तो मेनली जो अपन पीओएसी लगाते हो इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए लगाते हैं जो अपन ने अभी किया है, तो ये समझ में आना चाहिए। बाकी एक मतलब दूसरा अल्टरनेट मेथड है जिसको तुम यूज कर सकते हो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। लेकिन अगर अपने पास जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया था, तुमको कितना भी अच्छे से स्टाइकोमेट्री लगाना आता हो, एक समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को तुम स्टाइकोमेट्रिक से तो कभी भी सोल्व नहीं कर पाते, क्योंकि स्टाइकोमेट्री के लिए प्राइमरी कंडीशन है कि तुम्हारे पास बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। मतलब केमिकल रिएक्शन तो गिवन होना चाहिए या तुमको पता होना चाहिए जो कि बैलेंस्ड हो। तो वो रिएक्शन ही नहीं गिवन है तो फिर अपन नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं जिसमें तुमको पीओसी लगाना पड़ता है, तो पीओसी भी आना चाहिए, इसका मतलब ये है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको तुम पीओसी लगा के सोल्व करना। सर परसेंटेज यील्ड वाले हो जाएंगे इससे? परसेंटेज यील्ड वाले हो जाएंगे, लेकिन अपन फिर ज्यादा इसको यूज नहीं करते हैं, तो वैसे क्वेश्चन करेंगे नहीं। प्रैक्टिस होने में तो क्यों नहीं होंगे, वहां पे भी तो यही करेंगे अपन कि इतना बनना चाहिए था उतना बना लेंगे। जैसे अपन ने पिछला वाला क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन में बता देता हूँ। यस सर। जैसे अपन यहाँ पे O2 के बनाए, कितने मोल आए अपने पास, कितने। अब बोल रहे थे कि इस रिएक्शन का परसेंटेज कितना है, 80%, तो इसका 80 ले लेते हैं अपन वापस। ये तो अपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया ना कितना मोल बनेगा। नंबर ऑफ मोल्स का 80%। हाँ वही तो कर लेते हैं। यील्ड मतलब क्या होता है, जितना प्रोडक्ट का मोल बनना चाहिए था उसका 80% बना है। ओके सर। कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो ये हो गया अपने पास। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, फाइंड आउट हाइड्रोकार्बन हैविंग 20 मोल, उसका 20 मोल है, एंड on combustion it give 40 moles of CO2 के 40 मोल आ रहे हैं, एंड 40 moles of H2O। 40 मोल्स ही अपने पास किसके आ रहे हैं, H2O के भी आ रहे हैं। तो ध्यान हो, तो ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था कि हाइड्रोकार्बन का अपन कंबशन कराते हैं तो अपने पास क्या बनता है, CO2 और H2O। तो जनरल रिएक्शन तुमको लिखना है, वहां पे अपने जैसे लिखा था कि CXHY अपने पास हाइड्रोकार्बन है, इसका कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो अपने पास CO2 बना और अपने पास H2O बना। तो तुमको क्या करना है, हाइड्रोकार्बन फाइंड करना है, मतलब एक तरीके से X और Y की वैल्यू निकालनी है। तो हाइड्रोकार्बन अपने पास क्या है, देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, मतलब तुमको एक तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर ही पीओएसी लगाना है, वहीं से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, X भी आ जाएगा और Y भी आ जाएगा। तो वही करना है तुमको। देखो हाइड्रोकार्बन फाइंड करना है, तो हाइड्रोकार्बन अपने पास कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन का नंबर X है, हाइड्रोजन का नंबर Y है, तो वही पीओएसी लगा दो। तो एक बार पीओएसी ऑन कार्बन, एक बार पीओएसी ऑन हाइड्रोजन, तो पीओएसी ऑन कार्बन एटम। तो इस तरीके तुमको सोचना पड़ेगा कि किस किस एटम पे पीओएसी तुमको लगाना है। ऑक्सीजन पर लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो लगाएंगे भी नहीं। तो देखो अपने को क्या करना पड़ेगा अभी,
कि POAC ऑन कार्बन। तो कार्बन पे अगर अपन बात करें तो वही अपने पास यहाँ पे देखो कि कार्बन अपने पास कितना है, पर मोलिक्यूल x नंबर में है, तो x इंटू मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, मैं HC से लिख दे रहा हूँ मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इधर अपने पास रिएक्टेंट साइड में कार्बन कहीं से मिलेगा नहीं, इक्वल टू प्रोडक्ट साइड में अगर अपन देखें तो कार्बन किसमें, सिर्फ CO2 में ही है। तो अपने पास एक CO2 में एक कार्बन है, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2, तो x इंटू मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना गिवन है 20, इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2 दैट इज 20 गिवन था ना 40। तो यहाँ से x मतलब निकालो तो 40 कितना आ moles जाएगा, x इक्वल टू अपने पास 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू अपने पास 2 हो गया। इसी तरीके से POAC लगाना है तुमको कार्बन पे, तो POAC ऑन कार्बन एटम, हाइड्रो तो कार्बन एटम पे POC लगाओगे तो हाइड्रोकार्बन में देखोगे, सॉरी हाइड्रोजन पे, हाँ POAC ऑन हाइड्रोजन एटम, हाँ हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन एटम पे POC लगाना है, तो इधर अगर देखोगे तो हाइड्रोजन अपने पास किसमें, हाइड्रोकार्बन में ही है। तो कितना है पर मोलिक्यूल y, तो y इंटू मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट इज 20 ये इक्वल वाला टू, क्वेश्चन सर फिर से एक बार बता सकते हैं मेरे को? प्रोडक्ट साइड में अगर देखोगे तो अपने पास क्या है कि हाइड्रोजन तुमको मिलेगा H2O में, पर मोलिक्यूल 2 हाइड्रोजन है अपने पास, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O दैट इज 40। तो यहाँ से अगर y निकालोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा क्या 4, तो x आ रहा है 2, y आ रहा है 4, तो हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा C2H4। देखो एक क्वेश्चन अपने पास है कि CaC2 प्लस H2O, तो अपने पास एक तरीके से क्या हो, कैल्शियम कार्बाइड है उसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो अपने पास बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस C2H2। C2H2 का अपन ने क्या करा, हाइड्रोजिनेशन कराया। हाइड्रोजिनेशन मतलब होता है H2 के साथ रिएक्शन, तो अपने पास क्या बन गया C2H4। अब C2H4 का अपन ने क्या कर दिया, पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन मतलब n मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन करेंगे तो पॉलीमर बन जाएगा C2H4 का होल n। अच्छा C2H4 को अपन क्या बोलते हैं, इथेन इथेन सर। इथीन। तो इथीन का अपन ने पॉलीमराइजेशन कराया तो अपने पास क्या बन गया, पॉलीथीन। तो जो अपन पॉलीथीन तो पॉलीथीन वही है, वो जो अपन पॉलीथीन बोलते हैं ना, यूज करते हैं, उसको इसी मेथड से बनाया जाता है। सर ये कि क्या, पहले अपन क्या करते हैं, क्या चीज, बताइए सर। हाँ यस सर, यही बता रहे हैं आप, जो हाँ बताइए। कि कैल्शियम कार्बाइड जो होता है उसको पानी में डिसोल्व कराओगे तो इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो कैल्शियम कार्बाइड सॉलिड होता है, उसका हाइड्रोलिसिस करा दो तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा जो कि सॉलिड है, और साथ में C2H2 गैस रिलीज होगी। तो इस C2H2 का तुम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराओगे, मतलब एक तरीके से हाइड्रोजिनेशन करा दिया, तो अपने पास क्या बन गया, C2H4 बन गया। अब इस C2H4 का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक प्रेशर पे पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन का मतलब ये होगा, जैसे C2H4 को तुम देखोगे तो C2H4 में अपने पास क्या डबल बॉन्ड है CH2CH2। तो पॉलीमराइजेशन जब होगा तब क्या होगा, तो ये जो पाई बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ही क्या हो जाएंगे, आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। तो काफी सारे मॉलिक्यूल इस तरीके से आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। तो इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, पॉलीमराइजेशन, कि काफी सारे इन मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड हो गए। तो इसी तरीके से मतलब जो पॉलीथीन अपन यूज करते हैं डेली लाइफ में, उसको भी इसी प्रोसेस से बनाया जा रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ इसी से बनाया जाता है। तो अपने को क्या करना है कि कैल्शियम कार्बाइड का कुछ मास लिया है, उससे अपने को ये पता करना है कि कितना पॉलीथीन बनेगा। तो क्वेश्चन तुम्हारे पास है कि मास ऑफ पॉलीथीन produced from 6.4 kilogram of कैल्शियम कार्बाइड। तो मतलब अपन एक तरीके इसके 6.4 ग्राम से अपन ने स्टार्ट किया, किलोग्राम से, तो 6/4 इंटू 1000 ग्राम इसका मास हो गया, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। तो मोलर मास निकालोगे तो डिवाइडेड बाय 64 ही हो जाएगा। तो इसके मोल अपने पास एक तरीके से कितने आ जाएंगे, 100 मोल। 100 मोल। तो एक तरीके से अपने कैल्शियम कार्बाइड के 100 मोल से स्टार्ट किया है। तो अब तुमको निकालना है कि कितना पॉलीथीन बनेगा। तो एक तरीके से क्या होगा, सिक्वेंशियल रिएक्शन हो गया ना, कि अपन ने पहले क्या किया, कैल्शियम कार्बाइड से C2H4 बनाया, फिर उस C2H4 को अगली स्टेप में यूज करके C2H4 बनाया,
सॉरी C2H2 बनाया, तो C2H2 से C2H4 बनाया, और C2H4 का ही अपन ने पोलिमराइजेशन करा के वही बना दिया, पॉलीथीन बना दिया। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि रिएक्शन अपने को बैलेंस नहीं करना है, क्योंकि अपने को POC लगाना है। तो अगर देखो तुम देखोगे तो अब तुमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा आइटम कंजर्व है। तो पहली बात तो तुमको सिंपल सा ही देखना चाहिए कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड की अपन बात करें तो यहाँ पे भी कार्बन है 100 और कैल्शियम है। हाँ निकालेंगे अभी कि यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कैल्शियम, 2 एटम है कैल्शियम कार्बाइड में, जिसका इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन है। अपने को पॉलीथीन का निकालना है। तो पॉलीथीन अपने पास क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो कैल्शियम कार्बाइड में हाइड्रोजन तो नहीं था, तो कॉमन एटम तो अपने पास एक ही हो गया, क्या, कार्बन। यस तो सर, POC कार्बन पे लगेगा। तो कार्बन पे ही लगेगा। लेकिन एक और चीज तुमको चेक करना पड़ेगा कि कार्बन एटम क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, वो इधर उधर दूसरे प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ सर की आवाज गई। सर की आवाज गई। हाँ नहीं आ रही हाँ है। नहीं आ रही है। नहीं आ रही। नहीं है। नहीं आएगी। नहीं आएगी। अरे देखो क्या बता। अबे वो बीच में कौन आए थे? हाँ बे, वो बूढ़े कोई थे। चाचा केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। मैं देख रहा हूँ कौन है। अरे अभी तक IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेट हो गई प्रिपरेशन। एजुकेशन देखिए। बताएगा कौन? मंडेड आनी चाहिए। आवाज आ रहा है अभी? यस यस सर। हाँ एक मिनट। हाँ तो देखो मैं क्या बोल रहा था कि अगर यहाँ पे अपने पास मान लो कि कुछ और प्रोडक्ट बन जाता है एक, जिसमें क्या रहता है अपने पास कार्बन रहता, तब तो कार्बन अपने पास उसमें भी चला गया, तब तो हमें कार्बन को कंजर्व नहीं कर पाता। तो ये चीज अपने को चेक करना पड़ेगा कि कार्बन क्या होना चाहिए, पूरा यहाँ जितना कार्बन था पूरा का पूरा यहाँ जाना चाहिए, हाँ सर, तभी उतना ही अपन कंजर्व कर पाएंगे। कंजर्व। हाँ तो ये तो अपने देख लें कि कार्बन एटम को कंजर्व कर सकते हैं कि दोनों जगह कार्बन ही कॉमन है। तो यहाँ पे देखो कार्बन से अपने पास ये कार्बन यहाँ पे कन्वर्ट हुआ किसमें, C2H4 में, C2H2 में। फिर C2H2 से पूरा कार्बन चला गया किसमें, C2H4 में, और C2H4 से पूरा कार्बन किसमें चला गया, पॉलीथीन में। तो कार्बन पूरा कार्बाइड से सीधा किसमें आ जा रहा है, पॉलीथीन में आ जा रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा है। सर यहाँ पे अगर तो C2H4 की जगह कंजर्व कर सकता हूँ। कंपाउंड तो क्या चीज सर C2H4 की जगह और कोई भी कंपाउंड होता है उसमें कार्बन जाता है तो C2, तो वही तो मैंने बोला, तब अपन POC नहीं लगा पाते फिर। तो कहीं उसका अगर कुछ अमाउंट चला गया तो फिर कंजर्व कैसे करोगे, फिर तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा तुमको, या तो फिर और इन्फॉर्मेशन तुमको चाहिए होगी। हाँ तो अपने पास POC और कार्बन लगाना है अपने को। तो कैल्शियम कार्बाइड में अगर अपन देखें तो ये कैल्शियम कार्बाइड था अपने पास। तो यहाँ पे देखोगे तो पर मॉलिक्यूल अपने पास कितने एटम है, 2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 इंटू मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इक्वल टू, और इसमें अगर देखोगे पॉलीथीन में, तो पॉलीथीन में अपने पास n नंबर तो ऐसे हैं कि C2H4 के n मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड हुए, और एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, 2। तो टोटल कितने आ जाएंगे, 2n। तो 2n कार्बन एटम्स हैं, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ पॉलीथीन। C2H। एक मिनट, 2 क्यों आएगा, सर ये फिर से बताइए। एक मिनट। हाँ 2 इंटू n, हाँ सही है, ठीक है, 2 इंटू n मोल्स ऑफ अरे एन क्या है? डायरेक्टली नंबर है कर ना यार, फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अच्छा सर। देखो क्या है अपने पास कि इसमें देखो ना, इस पूरे को अपन पॉलीथीन बोल रहे हैं, C2H4 का होल n। लेफ्ट साइड में भी तो n दिया है, उसको नहीं डायरेक्ट देखेंगे कर सकते हैं क्या, ऊपर से डायरेक्ट लास्ट पे? यस सर, नीचे। तो लास्ट पे ही तो करेंगे ना यार, क्योंकि वही वो तो सब अपने same देखा है कि यार। कार्बन, पूरा कार्बन इधर ही आ जा रहा है, यहाँ का जो लेकिन पूरा कार्बन था पूरा का पूरा यहाँ आ जा रहा है, तो क्यों नहीं कर सकते फिर। सर लेफ्ट साइड वाला, थर्ड इक्वेशन में लेफ्ट साइड वाला पहले निकालेंगे फिर कंपेयर करेंगे ना। थर्ड इक्वेशन में सर ये जो एन क्यों, अरे अरे तो थर्ड वाले में तो जो n मॉलिक्यूल थे वही तो आपस में कंबाइंड हो रहे हैं ना यार। पॉलीमर मतलब क्या है कि जैसे मान के चलो कि मेरे पास क्या है, 10 ऐसे मान लो कि कुछ स्टिक है, ठीक है,
4 5 10 12 और उन सबको मैंने आपस में चिपका दिया। पॉलीमर मतलब यही तो है, कुछ नहीं हुआ है। बल्कि ये मान लो कि 4 था और चारों पांचों को मैंने इस तरीके से आपस में कंबाइन करवा दिया। सर ये वाला स्टेप फिर से बताइएगा। तो देखो यही अपन बोल रहे हैं कि अपन ने को ये तो समझ में आया ना कि डायरेक्ट क्यों करने किया है, क्योंकि पूरा कार्बन यहाँ पे था, पूरा इधर आ जा रहा है। यस सर। म्यूट करो यार, कहीं से आवाज आ रही। हाँ, तो पहली चीज तो ये समझनी तुमको कि यहाँ पे जितना कार्बन था वो पूरा का पूरा कार्बन यहाँ आ जा रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट दोनों के को कंजर्व कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे कार्बन इक्वल टू यहाँ पे कार्बन एटम के मोल। ये तुमको रिएक्शन देख के पता चलेगा फिर। तो अगर पीओएसी तुम मतलब एक तरीके से वहीं लगा पाओ सीक्वेंशियल रिएक्शन में जहां पे तुम पूरा कंजर्व कर पाओ, मतलब उतना इन्फॉर्मेशन तुमको अगर गिवन है तो। इन सब चीजों के लिए अपन स्टोइकियोमेट्री की ही यूज करेंगे। सिर्फ जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बताया था मेनली उसी के लिए तुमको पीओएसी यूज करना है। तुमको क्वेश्चन देख के समझ में भी आ जाएगा कि जब तुम रिएक्शन नहीं लिख पाओगे या तुमको लगेगा कि इसमें लेंदी है रिएक्शन को सोल्व बैलेंस करना, तो वहां पे लगा दो पीओएसी, और कुछ नहीं है। तो हाँ, अब यहाँ पे अपन ने कार्बन एटम के कैसे मोल कैलकुलेट किए ये तुमको दिक्कत आ रही है। तो देखो ये अपने पास पॉलीथीन मतलब क्या है, C2H4 होल N, इसको पूरे को अपन पॉलीथीन बोल रहे हैं। ये N कुछ भी हो सकता है, 100 200 500 1000 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अपने पास N नंबर में तो क्या है, C2H4 है, और एक C2H4 में कितने कार्बन है, 2, तो टोटल 2N नहीं हो जाएंगे कार्बन एटम इसमें। 2n into number of moles of C2H4. Yes, sir. हाँ, Yes, तो वही तो sir, क्या yes, मैं sir. 2N into number of moles of polythene। yes sir, ठीक है। Yes, sir. Yes, सर sir. ऊपर करिए सर। हेलो सर, हाँ। तो ऊपर करिए थोड़ा सा। हम्म, सर ये रिएक्टर में जो लिखा है C2H4 एंड टाइम्स, और इसमें डिफरेंस क्या है और जो प्रोडक्ट में लिखा है? अरे यहाँ पे जो मैंने बताया था ना, ये सारे मॉलिक्यूल अलग अलग है। C2H4 C2H4 C2H4, जैसे मैं बता रहा था ना, जैसे मान लो कि 10 स्टिक अपन समझ ले गया लिए और उन सबको बाद में समझ गया। कंबाइंड हो गए, वो ये पॉलीमर का मतलब होता है। हाँ, Yes. तो ये अपने पास आएगा। तो यहाँ से अपन अगर मोल निकाले किसके, पॉलीथीन के, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके मोल 100 अपने पास कितने आ रहे थे, 100। तो अपने पास मोल्स ऑफ पॉलीथीन, तो पॉलीथीन के अब मोल अपने पास कितने आएंगे, 100/n मोल। n भी तो है इधर यार, ये सर वो 1 ही तो है सर। हाँ सर वो 1 ही तो है। 100 कैसे है? सर नंबर ऑफ कैल्शियम मोल्स ऑफ स्केल से। अबे Calcium, निकाला तो तुम लोग भाई। कहाँ खोए रहते हो यार, ऐसे चलोगे तब तो हो गया। फिर नहीं निकाला क्या मैंने स्टार्टिंग में मोल, थोड़ा हाँ सर वही तो है। एक्टिव रहा करो। हाँ, तो निकाला बस मोल्स ऑफ पॉलीथीन आ गया 100/n। क्या हुआ, हाँ, तो पॉलीथीन के मोल आ गए। अपने से क्या पूछा था, वेट पूछा था। तो वेट अगर अपन निकालेंगे तो वेट ऑफ पॉलीथीन अपन क्या लिखेंगे, मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। तो 200 बन गया था ना। ठीक है, तो मोल अपने पास कितना हो गया, 100/n। मोलर मास अगर निकालोगे तो अपने पास पॉलीथीन का मतलब क्या है, C2H4 का होल n। तो अपने पास n मॉलिक्यूल किसके, C2H4 के। n का नंबर कुछ भी हो सकता है। तो एक C2H4 की अगर अपन बात करो तो इसका कितना मास है, 28 12 + 28। तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, 28n। तो पॉलीथीन का मोलर मास कितना हो गया, 28n। तो 100/n इंटू 28n, तो n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये अपने पास कितना आ गया, 28। तो ये अपने पास एक तरीके कितना है, 2.8 kg। मोल तो 200 बन गए थे ना। तो मैंने पहले ही कन्वर्ट कर लिया था सही। 200 कहाँ बन रहे, n तो आएगा ही ना यार, n का रोल क्यों नहीं आएगा। अच्छा ठीक ठीक, अच्छा 200 ये ग्राम में आएगा ना। हाँ, ग्राम पहले ग्राम किलोग्राम में में आएगा। कन्वर्ट कर पहले दो, ग्राम ग्राम में में आएगा। आएगा ना अपन, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में 2008 ध्यान रखा करो, चीजों को ध्यान रखा करो। देखो यहाँ पे मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, छोटी छोटी चीजें पढ़ोगे आखिरी तो में कब तक आपने वो बताएंगे। केजी लिख दिया साथ में। तो ये अपने पास देखो किलोग्राम आ गया। ये ये अपने पास, यहाँ पे मैंने 2008 हाँ वही में है। ये ग्राम में रहेगा।
तो कंसंट्रेशन टर्म्स, पहली बात तो अपन देखो इसमें क्या क्या बात क्यों डिफाइन कर रहे हैं, पहला सवाल तो ये अपने पास आएगा। तो अभी तक अपन रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, अब अपन एक सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे। सॉल्यूशन मतलब तुम समझते होंगे कि अपन ने दो चीजों को मिक्स कर दिया। तो सिंपली अपन ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, तुमको इतना तो पता होगा कि सॉल्यूशन में अपने पास क्या होता है, अगर दो कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो एक सोल्यूट होता है और एक अपने पास सॉल्वेंट होता है। सर एक सॉल्वेंट होगा। हाँ, तो बाइनरी सॉल्यूशंस की ही अपन बात करेंगे मेनली। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब अपन ने दो कंपोनेंट मिक्स किए, दो चीजों को मिक्स किया है, तो बाइनरी सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक बाइनरी सॉल्यूशन में अपने पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक को अपन सोल्यूट बोलते हैं, एक को अपन सॉल्वेंट बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स अपन मेनली क्या कर रहे हैं कि सोल्यूट का अमाउंट बताने के लिए यूज करते हैं अपन, कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना अमाउंट है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है अपने पास कंसंट्रेशन टर्म। तो अलग अलग टर्म यूज करते हैं अपन। जैसे अगर मान लो कि मैं अपन एग्जांपल ले कि अपने पास एक क्लासरूम है, तो उसमें अपन सिंपली क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लो कि उसमें अपने पास 80 बॉयज है और 40 गर्ल्स है, या 50-50 जो भी करना चाहो, 100 के हिसाब से ले लेते हैं अपन। तो ये अपने पास, अब तुम इसको क्या बोल सकते हो, तो सिंपली बोल सकते हो कि 40 मतलब 60 अपने पास क्या है, बॉयज है, और 40 अपने पास क्या है, गर्ल्स है। या परसेंट के हिसाब से बोल सकते हो कि 60% बॉयज है और 40% अपने पास क्या है, गर्ल्स है। या इसी को तुम क्या बोल सकते हो, फ्रैक्शन के हिसाब से बोल सकते हो कि 0.6 फ्रैक्शन क्या है अपने पास, बॉयज का है, और 0.4 फ्रैक्शन अपने पास किसका है, गर्ल्स का है। रेशियो में तुम बोल सकते हो कि 6:4 के रेशियो में इस क्लासरूम में क्या है, बॉयज और गर्ल्स है, और तुमको साथ में दे दिया कि टोटल कितना है, 100 है, तो उसके हिसाब से तुम क्या निकाल सकते हो, एग्जैक्ट नंबर निकाल सकते हो। तो इसी तरीके से सोल्यूट का अमाउंट अपने को बताने के लिए एक सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग तरीके से टर्म्स को यूज करते हैं, प्रैक्टिकली भी यूज होते हैं। जैसे तुम मान लो कि कहीं पे H2O2 खरीदने जाओगे, H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो तुम्हारे पास लेवल होगा तो किसी और तरीके से लिखा होगा। तो मतलब तुमको समझ में आना चाहिए कि इसमें जैसे अपन बोलते हैं किसी चीज में कि जैसे अपन पढ़ा नहीं समझ में नहीं आएगा, तो मतलब अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि तुमको समझ में आए कि इसमें इतना है। जैसे अपन पहला टर्म यहाँ पे डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि चीजें क्लियर हो, कि जैसे अपन मोलारिटी लिखेंगे, तो मोलारिटी मतलब अपने पास क्या होता है कि पर लीटर में कितने मोल है, नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी अपने को क्या बताता है कि नंबर ऑफ, ये लिखना नहीं है, भी समझाने के लिए बता दे रहा हूँ मैं सिर्फ, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल है सोल्यूट के। अब तुमको बोला जाए कि मेरे को H2SO4 खरीदना है बाहर जाके, और तुमको लिखा हुआ है कि एक बोतल है जिसके ऊपर लेबल लगा है 2M 2 मोलर, मतलब उसका मोलारिटी 2 है। एक बोतल है जिसके ऊपर लेबल लगा है कितना, 3। तो अब तुम मान लो कि बाहर खरीदने जा रहे हो, तुमको समझ में आएगा कि अगर मैं इस सॉल्यूशन का 1 लीटर की बात करता हूँ तो उसमें 2 मोल है किसके, H2SO4 के, और इसके अगर अपन बात करें तो इसमें कितने, 3 मोल है किसके, H2SO4 के। फिर मोल से तुम मास में निकाल सकते हो चाहो तो एक तरीके से मतलब वही सोल्यूट जो है उसके अमाउंट को बताने के लिए अपन अलग अलग तरीके यूज करते हैं। वही टर्म्स जो अपन अलग अलग बोलेंगे उन्हीं को अपन क्या बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स बोल रहे हैं। अब जिस पर्टिकुलर चीज का जितना यूज होता है, जिस हिसाब से यूज होता है, उसके हिसाब से उसको अलग अलग टर्म का यूज करके रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने अभी H2SO4 का एग्जांपल लिया, तो इसको अपन मोलारिटी से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमनली। H2O2 को अपन उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ एक चीज अपन डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ करके कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन करेंगे, उसके हिसाब से जनरली यूज किया जाता है कि इस सॉल्यूशन का इतना वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। H2O2 की जब अपन बात करते हैं तो अलग अलग टर्म की अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबके पीछे कंसेप्ट वही है कि अपने को क्या करना है, सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट है ये रिप्रेजेंट करना है। तो अलग अलग तरीका हो सकता है, जैसे अपन ने ये क्लासरूम वाला एग्जांपल लिया कि किसी भी तरीके से तुम बोल सकते हो। तो ऐसा कुछ अपने पास है। तो ये तो समझने वाली बात होगी। तो अगर तुम डेफिनेशन लिखोगे या फिर हाँ डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि अगर तुमसे पूछ लिया जाए स्कूल एग्जाम में तो वहां पे कैसे लिखोगे कि कंसंट्रेशन टर्म्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ बाइनरी सॉल्यूशन, ऐसा लिख लो, या इन अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट, ऐसा लिख लो। तो मैं लिख देता हूँ कैसे
कि concentration terms are used to represent amount of solute in a solution. सिंपली ऐसा लिख लो, in a solution, कि एक सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट बताने के लिए अपन क्या करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज करते हैं। तो 5-6 टाइप के अपन टर्म्स डिफाइन करेंगे यहाँ पे और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होता है कि एक कंसंट्रेशन टर्म से अपने को दूसरे में कन्वर्जन करना आना चाहिए। उसके लिए डेफिनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ये सब बातें तो बाद में है। पहला अपना बात ये कि अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सोल्यूट क्या है और सोलवेंट क्या है अगर मैं दो कंपोनेंट को मिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि मेनली मेरे को बात करनी बाइनरी सॉल्यूशन की ही। तो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब अपन दो कंपोनेंट को ही मिक्स करेंगे, ऐसे ही सॉल्यूशन को अपन डील करते हैं 11th क्लास तक। तो पहला चीज तो अपने पास ये कि हाउ टू आइडेंटिफाई सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ज्यादा वाला सॉल्वेंट, कम वाला सॉल्वेंट होगा और कम वाला सॉल्यूट होगा। बहुत बढ़िया। ये हमेशा नहीं होता ना ऐसा? नहीं, तभी तो मैं बोल रहा हूँ बहुत बढ़िया। ऐसा होता तो मैं डायरेक्ट बोल देता। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन या बाइनरी सॉल्यूशन। सर आपने कंसंट्रेशन टर्म्स की डेफिनेशन में 2 के बाद क्या लिखा है? टू रिप्रेजेंट। और डेफिनेशन क्या मतलब, इसलिए अपन यूज कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सॉल्यूशन लिख दिया, तो अमाउंट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट करना अपने को कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है। हाँ, तो देखो किस तरीके से अपन सोल्यूट और सोल्वेंट को आइडेंटिफाई करेंगे इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। पहली बात एक और नई चीज मैंने यहाँ पे लिखा है लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन मतलब क्या है, इसका मतलब तुमको समझ में आना चाहिए कि जो फाइनली मिक्सिंग के बाद अपने पास जो चीज मिलेगी ना वो लिक्विड फेज में रहेगी। ठीक है, तो ये चीज है अपने पास। तो अगर अपन बात करें तो देखो सोल्यूट अपने पास एक वो चीज होता है, मतलब मैं प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो सोल्यूट और सोल्वेंट का जो प्रॉपर डेफिनेशन होता है वो तो ये होता है कि जब भी अपन दो चीज को मिक्स कर रहे हैं, तो दो चीज को मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स करने के बाद जो चीज अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है उसको अपन बोलते हैं सोल्यूट, और जो चीज अपना आइडेंटिटी को रिटेन करके रखता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सोल्वेंट। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैंने क्या किया, एक चम्मच ग्लूकोज लिया और उस ग्लूकोज को मैंने पानी में डाला और चम्मच से घुमा दिया। तो स्टार्टिंग में जब मिक्स नहीं किया तुमको ग्लूकोज भी दिखेगा सॉलिड और पानी अलग था तो ये भी तुमको दिख रहा है, लेकिन मिक्सिंग करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा तब तो ग्लूकोज तो तुमको नहीं दिखेगा जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें। तो एक तरीके से क्या हुआ कि ग्लूकोज ने अपना आइडेंटिटी लूज कर दिया, तो अभी इसको अपन क्या बोलेंगे, सोल्यूट। और जो पानी था अपने पास, तो सॉल्यूशन एक तरीके से क्या है, लिक्विड ही है ना, पानी के जैसा ही है, लेकिन पानी ने अपना आइडेंटिटी वैसे के वैसे ही रखा, मतलब उसने ग्लूकोज को अपने अंदर बुला लिया, लेकिन वो मतलब अपना आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा, वो गायब नहीं हो रहा है। तो जो चीज अपना आइडेंटिटी को रिटेन रखता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सोल्वेंट। सर अगर समझ में आएगा तुमको? डब्बे में सर एक ग्लास मतलब सर एक चम्मच बहुत कम पानी डाल लें तो सर तो उल्टा हो जाएगा फिर, किसने फिर आइडेंटिटी बना के रखा, ग्लूकोज ने बना के रखा। यस सर। तो ग्लूकोज को अपन क्या बोलेंगे, सोल्वेंट, और पानी को क्या बोल देंगे, सोल्यूट, क्योंकि पानी गायब हो गया। ग्लूकोज की भी तो चेंज हुई है, थोड़ा गीला हुआ है सर, लेकिन है तो ग्लूकोज ऐसा ही ना, मतलब अभी चेंज तो नहीं हुआ ना पूरा, पता तो चल रहा है ना कि वो ग्लूकोज है। यस सर। अगर तुम्हारे पास मान लो कि ग्लूकोज वाटर है, अगर उसका कलर चेंज नहीं हुआ है, मान लो कि व्हाइट पाउडर ही तुमने डाला है, तो अगर कोई किसी को तुम जाके दिखाओगे तो पहली बार में तो उसको ही लगेगा कि पानी है भी। आइडेंटिटी का मतलब है कि वो ऐसे वैसे तुमको पता आ रहा है, समझ में आ रहा है कि हाँ ये ग्लूकोज है। आइडेंटिटी तो ये बोलते हैं ना अपन यार। तो बेसिक डिफरेंस तो ये होता है सोल्यूट और सोल्वेंट का डेफिनेशन। अगर एक्चुअल अपन बात करें कि सोल्यूट मतलब ऐसा चीज जो दो चीजों को मिक्स करने के बाद अपना आइडेंटिटी लूज कर देगा, और सोल्वेंट मतलब जो अपना आइडेंटिटी रिटेन करके रखेगा। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ फिलहाल, तो ज्यादा डीप में अपने पास 12th में एक चैप्टर आएगा सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो वहां पे सॉल्यूशन को अच्छे से क्लासिफाई किया जाएगा,
फिर तुमको समझाया जाएगा। काफी सारे टाइप के सॉल्यूशन भी अपन देखते हैं। सर लिक्विड सॉल्यूशन की बात इसलिए की गई है क्योंकि अभी अपने पास जो फाइनल सॉल्यूशन रहेगा ना वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा था। हमेशा सर? हाँ सर हमेशा, सॉलिड नहीं हो सकता क्या? मतलब अभी जो अपन इस चैप्टर में बात करेंगे वो लिक्विड सॉल्यूशन की ही बात करेंगे। तो लिक्विड सॉल्यूशन मतलब अपने पास जो फाइनली सॉल्यूशन दिखेगा तुमको लिक्विड दिखेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो सोलवेंट रहा होगा ना, क्योंकि वो तो अपना आइडेंटिटी रिटेन करके रख रहा है, तो सोलवेंट जो आएगा वो जनरली लिक्विड रहेगा। अभी जितने भी अपन बात करेंगे उन सब सॉल्यूशंस के लिए। समझ में आएगा ये कि अपन बोल रहे हैं कि सोलवेंट अपना आइडेंटिटी रिटेन रखता है, तो आइडेंटिटी अगर रिटेन करके रखता है तो सॉल्यूशन का भी वही फेज आएगा जो सोलवेंट का रहेगा। ये पिक्स है हमेशा। तो लिक्विड सॉल्यूशन की अपन बात करें, मतलब जो सोलवेंट लेंगे अपन वो लिक्विड ही लेने वाले हैं अभी तो। ठीक है सर। हाँ, तो पहले तो मैं लिख लेता हूं कि ये क्या कर देगा, इट लूज आइडेंटिटी। तो शॉर्ट में लिख लो ऐसे ही। और सॉल्वेंट की अगर अपन बात करें, इट रिटेन्स आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी को रिटेन करके रखेगा। तो जैसे मैंने अभी बोला कि जो अपने पास लिक्विड सॉल्यूशन की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे क्या है, जो सोलवेंट था वो लिक्विड रहा होगा, इसलिए अपने को फाइनल सॉल्यूशन भी क्या दिख रहा है, लिक्विड ही दिख रहा है, क्योंकि सोलवेंट अपने पास हमेशा आइडेंटिटी को रिटेन करके रखता है। तो एक तरीके से अपने पास यहाँ पे सोलवेंट जो रहेगा, तो सोलवेंट तो अपने पास हमेशा लिक्विड ही रहेगा। और सोल्यूट तुम्हारे पास कुछ भी हो सकता है। तो इस चैप्टर के लिए ना सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। हाँ, इस चैप्टर के लिए। हाँ बोलो। सर हाँ, सर ऐसे कोई एग्जांपल लीजिए सर जिसमें मतलब वो ज्यादा अमाउंट में वो सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट ना हो, जो ज्यादा अमाउंट में हो। ऐसा होगा ही तो नहीं उसी पे तो ना। कंसंट्रेटेड कहेंगे ना, जब तो सॉल्वेंट कम हो सॉल्यूट ज्यादा हो। सर ये जरूरी थोड़ा सर हमेशा मतलब सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में हाँ, हो। ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अभी काफी अपन पढ़ेंगे, H2SO4 की बात कर लो तुम, कि तुम काफी सारा H2SO4 ले लो, H2SO4 पानी जैसा ही दिखता है, और उसको कम पानी मिला दो, उसको अपन H2SO4 का सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब वहाँ पे H2SO4 तुम्हारे पास सॉल्यूट है और पानी तुम्हारे पास सॉल्वेंट है। पानी सॉल्वेंट है? पानी हाँ। सॉल्यूट है ना? समझे नहीं सही से सर पानी तो सॉल्यूट होगा ना? सर। हेलो सर, पानी तो हमेशा सॉल्वेंट रहता है ना सर, जैसे वो ग्लूकोज वाला सर। सर क्वांटिटी पे फर्क पड़ता है क्या, किसकी यूज ज्यादा है? क्या चीज? सर वाटर हमेशा सॉल्वेंट रहता है ना? हमेशा सॉल्वेंट रहेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सर जनरली अपन जो बात करते हैं उसमें वाटर सॉल्वेंट ही रहता है। सर वाटर कहाँ पे सॉल्वेंट नहीं रहेगा, एग्जांपल दीजिए। डिपेंड करेगा ना तुमने कौन किस अमाउंट में लिया है। वो मोल वाइज अपन नॉर्मली चेक करते हैं। सर अभी आपने कहा था अमाउंट पे हमेशा डिपेंड नहीं करेगा ना सर, अमाउंट पे। अरे मैं अभी लिखा रहा हूँ तुम लोग को, तब पता चलेगा। देखो, हाँ, तो किस तरह तुमको आइडेंटिफाई करना है उसके अपन अभी बात करेंगे। तो देखो, मैंने क्या बोला कि अपने पास लिक्विड सॉल्यूशन की अपने को बात करना है, तो सोलवेंट अपने पास आइडेंटिटी रिटेन रखता है। तो लिक्विड सॉल्यूशन मतलब क्या होगा कि सोलवेंट तो अपने पास लिक्विड ही रहेगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ सॉलिड सॉल्यूशन, तो सॉलिड सॉल्यूशन अपने पास सोलवेंट क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। और गैस सॉल्यूशन, तो गैसेस सॉल्यूशन अपने पास सोलवेंट क्या रहेगा, गैस रहेगा। क्योंकि सोलवेंट का जो फेज रहेगा वही सॉल्यूशन का फेज आएगा, क्योंकि वो सोलवेंट को अपन बोल ही वही रहे कि आइडेंटिटी को सॉल्वेंट और रिटेन करके सॉल्यूशन रख की रहा है। प्रॉपर्टी सेम। क्या चीज? एक बार वो वाला एग्जांपल फिर से दे दीजिए सर। सर सॉल्वेंट और H2SO4 वाला। सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, लिक्विड और फिजिकल स्टेट सेम रहेगी, प्रॉपर्टी तो अलग अलग हो सकता है। हाँ भाई। हाँ, सॉल्वेंट सॉल्यूशन का। सल्फ्यूरिक एसिड का सर एक हाँ, देखो कहाँ थे अपन। हाँ, तो अपने पास ऐसा है कि अगर अपन अभी बात करेंगे जो इस चैप्टर में, तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, सॉलिड में अगर मैंने मान लो कि लिक्विड को मिक्स किया है, अभी जो अपन इस चैप्टर में बात करेंगे, और अपने पास जो फाइनली सॉल्यूशन आ रहा है वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। तो एक तरीके से अपने पास जो लिक्विड हो जाएगा उसको तो अपने को क्या मानना है, सॉल्वेंट ले लेंगे।
और जो सॉलिड रहेगा अपने पास उसको क्या मान लेंगे अपन, सर ये लिख सॉलिड लो। मान लेंगे। हाँ लिखना है ये तो सेकंड सर यहाँ पे जैसे लिक्विड इसमें कम अपन अमाउंट होगा एग्जाम, तब भी। अरे लिक्विड कम रहेगा तो फिर तुमको सॉल्यूशन लिक्विड की फॉर्म में नहीं दिखेगा ना यार। अपन ने लिखा ना कि लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है, और इस चैप्टर में अपन बात करने वाले सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन की, मतलब सॉल्वेंट अपने पास लिक्विड ही लेना है अपने को। तो एक तरीके से सॉलिड में अगर लिक्विड मिक्स किया है तब भी सॉल्वेंट लिक्विड ही है इस चैप्टर के लिए तो, या फिर आगे भी, क्योंकि अपने पास सिर्फ एक ही चैप्टर आएगा सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो वहां पे भी अपन लिक्विड सॉल्यूशन की ही बात कर रहे हैं। तो 11th में तो 11th या 12th में तुम्हारे कहीं भी सॉलिड सॉल्यूशन या गैस सॉल्यूशन की बात होगी नहीं, हमेशा लिक्विड सॉल्यूशन की ही बात करते हैं अपन 11th 12th में। तो जब एक सॉलिड और लिक्विड को मिक्स किया गया है तो तुमको सॉलिड को सॉल्यूट लेके चलना है, सॉल्वेंट को तुमको लिक्विड को सॉल्वेंट लेके चलना है, क्योंकि अपन लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने भी बोला कि जो लिक्विड की फेज है वही सॉल्वेंट की फेज है। इसी तरीके से एक गैस को अगर तुमने लिक्विड में डाला है तो फाइनली तुमको लिक्विड सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट गैस है। लेकिन जब दो लिक्विड को अपन मिक्स करेंगे तो तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो अगर मैंने एक गैस को लिक्विड में डाला, अगर वो डिसॉल्व हो जा रहा है, सॉल्यूशन बन जा रहा है, तो लिक्विड सॉल्यूशन अगर अपने पास बन रहा है मतलब फाइनल फेज लिक्विड है, तो वापस वही बात होगी कि लिक्विड अपने पास क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, और गैस अपने पास क्या रहेगी, सॉल्यूट रहेगा। थर्ड अपने पास दिक्कत तब होगी जब अपन क्या करेंगे कि दोनों कंपोनेंट अपने पास क्या हो जाए, लिक्विड हो जाए। तो दोनों लिक्विड रह गए थे तो ऑब्वियस सी बात है कि तुमको लिक्विड ही मिलेगा अगर उनके बीच कोई ज्यादा अमाउंट रिएक्शन ज्यादा नहीं हो रही है करेंगे। तो। हाँ अगर उनके पास कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो इफ both components are liquid, then the component present in large quantity will be solvent। तो जो ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा उसको अपन क्या मानेंगे, तब सॉल्वेंट मानेंगे। क्वांटिटी तुमको मोल के हिसाब से देखनी है यहाँ पे। तो जैसे अगर पास मान लो कि अपन ने क्या किया, हाँ मोल के अकॉर्डिंग ही देखना है कि H2O लिक्विड है अपने पास, तो यहाँ से अपने पास C2H5OH लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास दोनों लिक्विड को मिक्स किया तो मान लो कि अपने पास लिक्विड सॉल्यूशन आ गया। तो अगर रिएक्शन दो लिक्विड तुम ऐसा ले रहे हो कि जहाँ पे रिएक्शन हो जा रही तब तो फिर कुछ और भी आ सकता है, लेकिन अपन नॉन रिएक्टिंग लिक्विड्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो दोनों को अपन ने मिक्स किया तो एक तरीके से तो वो हो गया पानी और अल्कोहल अपन ने मिक्स कर दिया। अब अगर मान लो कि अपन ने वाटर लिया 1 मोल सर और तो ये लिया रिएक्ट अपन ने 9 मोल, क्या रिएक्ट नहीं करेगा ना सर ये? क्यों रिएक्ट करेगा? कभी देखो पानी में, दारू में पानी मिलाते हो तो रिएक्शन हो जाती है। नो नहीं सर। सर नहीं। वही तो है इथेनॉल प्लस वाटर, सर नहीं होता। अल्कोहल प्लस वाटर, हाँ तो रिएक्शन नहीं होगा। तो अपने अभी देखोगे तो यहाँ पे अपने पास कम क्वांटिटी में कौन है, H2O। तो H2O को अपन क्या लेंगे अभी, सोल्यूट, और इसको अपन क्या लेंगे, सॉल्वेंट। मोल बराबर हो जाए तो फिर अपन कुछ नहीं बोल सकते, फिर दोनों को मान सकते हो। और जनरली H2O है तो फिर H2O को ही अपन जनरली क्या लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं। सर अल्कोहल 9 मोल है। हाँ हेलो सर। हाँ सर एक मिनट पीछे सर मोल करिए में क्यों लिख सर। लिया? अरे मोल ही तो बताएगा ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से अपन बात करेंगे ना यार, किसके कितने पार्टिकल्स हैं। अभी वही वापस बात आ जाएगी क्लासरूम की, अगर अपन बात करें तो वहां पे कितनी लड़कियां हैं कितने लड़के हैं, तो ऐसे तो नहीं देखोगे किसका कितना मास है, नंबर गिनोगे ना यार। तो मोल क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है उनका कि 9 मोल मॉलिक्यूल्स अपने पास H2O के हैं और 1 मोल अपने पास किसका है, इथेनॉल का है। तो 9 मोल अपने पास क्या हो गया, इसका मोल ज्यादा है तो अब अपने पास इसको क्या मानेंगे, सॉल्वेंट, और इसको अपन क्या मानेंगे, सॉल्यूट। तो जब देखो तो वही बात है अपने पास कि जब सॉलिड लिक्विड रहेगा और सॉल्यूशन तुमको फाइनली लिक्विड मिल रहा है, और अभी अपन जो बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन की ही बात करेंगे अभी, मतलब 11 12 में पूरा ज्यादातर चांस है कि लिक्विड सॉल्यूशन की तुम्हारे पास बात होगी।
ठीक है, तो सॉलिड को तुमको सॉल्यूट मानना है, लिक्विड को तुमको सॉल्वेंट मानना है। एक गैस को लिक्विड में डाला जा रहा है तो गैस तुम्हारे पास सॉल्यूट हो गया, लिक्विड तुम्हारे पास सॉल्वेंट हो गया। अगर तुमको फाइनली सॉल्यूशन लिक्विड मिल रहा है, दो लिक्विड की अगर अपन बात करेंगे तो जिसका अमाउंट कम रहेगा उसको सॉल्यूट और जिसका अमाउंट ज्यादा रहेगा उसको सॉल्वेंट। सर आप जनरली टाइम अपन कम ऐसा कराना कंसेप्ट यूज है करेंगे। सर? नहीं, मैं टाइम कम नहीं करा रहा, मैं बात कर सकता हूँ बस। वो कम करेंगे नहीं करेंगे वो मेरे अकेले कहने से नहीं होने, ये पूरा सिस्टम है। मतलब सर आपने सजेशन दे बात सकता हूँ मैं कि ऐसा अपन कर सकते हैं। सर बात करी आपने? अभी तो नहीं, वीक के एंड में करेंगे ना जब टाइम टेबल बनेगा। अच्छा ठीक। कंसंट्रेशन टर्म्स, तो ये अपने पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आइडेंटिफिकेशन टाइप से था कुछ। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में अपन पहला जो टर्म लेंगे वो अपन मोल कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, सॉरी मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, मोल कंसेप्ट का। तो पहला टर्म जो अपन डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे वो क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को अपन जनरली एक्स से लिखते हैं, स्मॉल एक्स से कैपिटल एक्स जो को। तो अपने पास मान लो कि अपने पास एक सॉल्यूशन है, तो ये अपने पास सॉल्यूशन की अपन बात करने वाले हैं, और इस सॉल्यूशन में अपने पास दो कंपोनेंट है, एक को अपन सॉल्यूट बोलेंगे और एक को अपन क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। मान लो कि मैं सॉल्यूट जो है उसको ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, सॉल्वेंट को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूट के मोल अपने पास क्या हो गए, Na, और सॉल्वेंट के मोल में निकालूंगा जो कि अपने पास क्या हो जाएगा, Nb। तो अपने को क्या निकालना है, जैसे नाम में पता चल रहा है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन के हिसाब से अपने को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो अगर तुमको बोल दिया जाए कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन तुमको निकालना है या ए का मोल फ्रैक्शन तुमको निकालना है, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि जिसका फ्रैक्शन तुमको निकालना है उसको क्या करो, Na टोटल upon मोल से डिवाइड कर दो। तो पहले अपने को टोटल मोल निकालने पड़ेंगे, तो टोटल मोल अपने पास क्या हो जाएंगे, Na प्लस Nb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपने पास क्या आ जाएगा, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल, दैट इज Na प्लस Nb। इसी तरह तुमको बोला जाए बी का मोल फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो बी का मोल फ्रैक्शन अपने पास क्या हो जाएंगे, खुद के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, Na प्लस Nb। समझ में आ गए? सर मोल का सॉल्यूशन भी यस लिख सर। सकते हैं। क्या जी? हाँ, मोल ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, सर टोटल मोल जो रहेंगे। हाँ, सॉल्यूशन में एक्स टोटल ए मोल है कितने क्या हैं? ये? क्या जी? सर एक्स ए है क्या? हाँ सर। अरे तुम एक्स बोला तो मोल फ्रैक्शन को अपन एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक्स ए मतलब ए का मोल फ्रैक्शन, एक्स बी मतलब बी का मोल फ्रैक्शन। अच्छा, एक चीज मैं लिखूं कि समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, ये क्या होगा, 1 होगा। यस सर 1 होगा। फ्रैक्शन कहाँ से निकाला जाता है, 1 से निकाला जाता है। तो समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन अपने पास क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इसको जनरलाइज करके लिख रहा हूँ थोड़ा, कि अपने पास मान लो कि कोई भी कंपोनेंट है आई, जैसे ए तो ए लिख दो, बी है तो बी लिख दो, सी है तो सी लिख दो। तो जो मोल फ्रैक्शन का समेशन रहेगा वो 1 रहेगा, और किसी भी कंपोनेंट के लिए जो मोल फ्रैक्शन रहेगा राई क्या है ये? उसको अपन क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अब जनरल कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी डी जो भी लेना है। नहीं ये समझ नहीं आया जो लास्ट। अरे जनरलाइज किया उस चीज को मैंने, मैथ्स में करते तो हो दिमाग लगाया करो यार तुम। हाँ देखो, मैथ में नहीं करते हो जनरलाइज फॉर्मूले को। अपन क्या बोल रहे हैं कि अपने पास जैसे दो कंपोनेंट है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू अपने पास क्या होगा, 1 होगा। तो मैंने उसको ऐसे तो लिखा समेशन ऑफ आई, तो आई को एक बार ए लिखना है एक बार बी लिखना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी। इसी तरीके जब ए का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो एक्स ए लिखेंगे आई की जगह, तो ए के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, और जब बी के निकालेंगे तो बी के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन मतलब सिंपली तुमको क्या करना है, जो भी कंपोनेंट्स है उनके मोल निकाल लेने, और जैसे नॉर्मल फ्रैक्शन निकालते हैं वैसे फ्रैक्शन निकालना है, कि खुद के मोल डिवाइडेड बाय टोटल जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके मोल से अपन डिवाइड कर देंगे, वही अपने पास क्या हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन भी हो जाएगी। तो जब सॉल्यूशन की अपन बात करेंगे तो दो ही कंपोनेंट रहेगा, लेकिन इस चीज को अपन कभी कभी गैसियस मिक्सचर के लिए भी यूज करते हैं। तो इसको जब गैसियस मिक्सचर के लिए अपन यूज करेंगे, तो मान लो कि अपने पास एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में अपने पास मान लो कि 3 गैस है, गैस 1, गैस 2, गैस 3। तो गैस 1 का मोल है मान लो N1, गैस 2 के मोल है N2, गैस 3 के मोल है अपने पास N3, और चाहो तो N4 N5 भी कर सकते हो।
तो अभी अपने पास अगर 3 गैस हो गया तो टोटल मोल अपने पास क्या हो जाएगा? 5 N1 प्लस N2 प्लस N3। सब चीज वही है। अगर फर्स्ट गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करोगे? 1 के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3। 2 के निकालोगे तो वही करेंगे अपन N2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल। 3 का मोल फ्रैक्शन निकालोगे x3 तो अपन क्या करेंगे? वही करेंगे कि 3 के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो वही करना है मोल अपॉन टोटल मोल्स। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जो एवरेज मोलर मास का अपन ने फॉर्मूला निकाला था ना, उसको मैं एक और फॉर्म में निकालना चाह रहा हूँ। बस मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में निकालना चाह रहा हूँ कि अपन एवरेज मोलर मास कैसे निकाले थे। मान लो कि जो अपने पास गैस 1 था उसका मोल N1 है और मोलर मास अपने पास M1 है। जो गैस 2 है उसके मोल अपने पास N2 है, मोलर मास अपने पास M2 है। गैस 3 के मोल अपने पास क्या है? N3 है, मोलर मास अपने पास क्या है? M3 है। तो एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला अपन क्या लिख रहे थे कि एवरेज मोलर मास M1 N1 into n plus summation M1 of and M1 into N2 plus plus M3 into n3 upon N3 total moles of the solution है divided by N1 plus N2 plus N3। ठीक है। अब n3 अगर चाहो तो इस चीज को अपन, जैसे किसी ने बोला कि n टोटल लिख दे डायरेक्ट, वही बात है, तो इसको मैं n टोटल ही कर लेता हूँ सर ऊपर ताकि आगे समेशन अपने पास ऑफ आसान रहेगा। हाँ, तो देखो एक तरीके से अपने पास क्या हो गया, रुक जाओ, कि मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, N1 डिवाइडेड बाई टोटल n टोटल इंटू M1, ऐसा लिख सकता हूँ इस वाले पार्ट को। अगर मैं अलग करना चाहूँ तो कि N1 डिवाइडेड बाई n टोटल मल्टीप्लाई बाई M1। सेम चीज इसमें भी अपन N2 को अलग निकाले तो N2 डिवाइडेड बाई n टोटल इंटू M2 प्लस कौन इधर से लिख टर्म रहा हूँ मैं निकालेंगे? N3, तो N3 डिवाइडेड बाई n टोटल मल्टीप्लाई बाय M3। क्या जी? मतलब ये जो n टोटल था उसको सबसे डिवाइड कर दिया ना यार, एक बार इससे डिवाइड कर दिया, एक बार इससे डिवाइड कर दिया, एक बार इससे डिवाइड कर दिया, बीच में प्लस लगा दिया। तो सर ये समझ में आ गया? सर ये सर क्या ये टर्म सेकंड वाला स्टेप बताइए फिर से सर। क्या जी? सेकंड वाला स्टेप बताइए फिर से, हाँ, एवरेज मोलर मास के बाद वाला। बस सेकंड वाला स्टेप कुछ नहीं किया, जो एवरेज मोलर मास अपन डिफाइन करते थे उसको लिखा और नीचे की तरफ जो n टोटल था उसको अपन ने सबसे डिवाइड कर दिया। अब ऐसा नहीं करते हो क्या तुम? थोड़ा सा दिमाग लगाया, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई जेड है अपने पास, तो जेड से तो अपने को डिवाइड करना है, एक बार x को और एक बार y को, तो वही तो क्या है और क्या किया है कि n टोटल से अपने सबको डिवाइड कर दिया। ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो एक तरीके से अपने पास जो ये है N1 अपॉन n टोटल, ये क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, N2 डिवाइडेड बाय n टोटल, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, N3 डिवाइडेड बाय n टोटल, मोल फ्रैक्शन ऑफ 3। तो मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ कि जो एवरेज मोलर मास है, तो एवरेज मोलर मास एक तरीके से अपने पास क्या हो गया, M1 इंटू x1, ये रहा M1 और ये अपने पास बन जाएगा M1 और ये बन जाएगा अपने पास x1। तो M1 इंटू x1 प्लस M2 इंटू x2 प्लस M3 इंटू x3। तो जो फॉर्मूला तो अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं कि मोलर मास इंटू मोल फ्रैक्शन प्लस मोलर मास इंटू मोल फ्रैक्शन। या जनरलाइज करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि समेशन ऑफ मोलर मास इंटू मोल फ्रैक्शन। तो कभी कभी तुमको क्या करता है, डायरेक्ट दे देता है इस फॉर्मूले को, तो इसलिए पता होना चाहिए कि अगर मोल फ्रैक्शन के साथ अपने को रिलेट करना है तो इस टाइप का अपने पास कुछ फॉर्मूला आता है कि जेई मेंस में हो गया या नीट में हो गया तो तुमको डायरेक्ट पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इस तरीके से फॉर्मूले भी पूछ लेता है कभी कभी, बहुत बार, मतलब 4 ऑप्शन में से हो सकता है कि एक ऑप्शन तुमको फॉर्मूला दे दिया जाए, तो उसको तुम निकालोगे, डिराइव करोगे, उसको अच्छा है कि डायरेक्ट याद कर लो कि इस तरीके से अपने पास कुछ आ जाएगा। ये समझ में आएगा तुमको? यस सर। तो 1-2 क्वेश्चन करते हैं फिर अपन इतना ही रखते हैं। यस सर आ गया। बहुत ज्यादा हो गया आज मेरा खुद का। सर एक ही कराइएगा क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन करा रहे हैं। देखो अपने पास क्या है कि 46 ग्राम ऑफ C2H5OH and 54 gram H2O are mixed. Then calculate
मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तुमको। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, कि दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल दो। तो क्या करोगे भाई, अपने पास दोनों के मोल निकाल लो, फिर मोल से मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, ज्यादा कुछ तो करना नहीं है। तो C2H5 की अगर अपन बात करें तो इसका अपने को मास C2H5OH इथेनॉल। सर 1/4 और 3/4 आ रहा है। 1/4 and 1/4 और 3/4 3/4 respectively. बहुत, हाँ ये आएगा C2H5OH। तो गिवन मास अपने पास क्या होगा 46 डिवाइड बाय मोलर मास अपने पास कितना आ जाएगा 46। तो इसका मोल अपने पास आएगा कितना 1 मोल। H2O की अगर अपन बात करें तो इसका अपने पास मोल्स ऑफ H2O, तो इसका अपने पास गिवन मास कितना हो जाएगा, कितना दिया था 54 ना, 54 डिवाइडेड बाय मोलर मास 18, ये अपने पास कितने आ गए 3 मोल। सर 3 मोल। तो दोनों के मोल आ गए अपने पास। 1/4 मोल फ्रैक्शन अपने को निकालना है तो टोटल मोल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल मोल अपने पास कितना है, हाँ एक का 3 है एक का 1 है, तो टोटल मोल अपने पास हो गया 4 मोल। आपने कोई मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन मैंने क्या बोला था कि खुद के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, तो C2H5OH के मोल 1 डिवाइडेड बाय 4 टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, तो खुद के मोल मतलब H2O के मोल 3 डिवाइडेड बाय टोटल मोल 4, 1/4 और 3/4 अपने पास आंसर आ जाएगा। अच्छा एक और चीज तुमसे पूछा जा सकता है मोल परसेंट, तो मोल परसेंट अपन कैसे निकालेंगे, इंटू 100 कर देंगे। 200 कर देंगे। तो मोल परसेंट अपने पास क्या हो जाएगा, C2H5OH का 25% और H2O का मोल 75। फ्रैक्शन 25%। हाँ मोल फ्रैक्शन इंटू 100। देखो मोल फ्रैक्शन अपना मतलब फ्रैक्शन मतलब अपन 1 के स्केल पे निकालते हैं, परसेंट मतलब 100 के स्केल पे निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन जो अपन ने 1 के स्केल पे निकाला है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 के स्केल पे हो जाएगा, मतलब अपने पास परसेंट बन जाएगी। यस सर। तो चाहो तो तुम परसेंट निकालो। तो अगर तुमसे पूछा गया है कि मोल परसेंट ऑफ C2H5OH ऊपर वाले सवाल में, तो मोल फ्रैक्शन पहले निकालेंगे जो कि अपने पास क्या आ गया 1/4 इंटू 100 जो कि अपने पास आ गया 25%। इसी तरीके तुम्हारे पास मोल परसेंट ऑफ H2O, तो ये अपने पास आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100 जो कि अपने पास आ जाएगा 75%।